हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रीवियस सेशंस में हमने अब तक बात करी है न्यूट्रिशन प्रोसेस के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स में, अमीबा में, ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, ये सब कुछ हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है अपने चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ने की और एक नई लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करने की। तो अब से हमारे कुछ अपकमिंग सेशंस में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के ऊपर। अब देखो, ऐसा है कि अगर आप ये समझना चाहते हो कि हमारी बॉडी में किस तरीके से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा हमारा मतलब कि ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि डाइजेशन को समझने के लिए हमने हमारा सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ठीक वैसे ही रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमें बात करनी होगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। और इसीलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, और यही तो है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, आ जाओ फिर शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसा है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला कॉम्पोनेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा कंपोनेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैं लिख भी देती हूँ कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या जिसको आप पैसेज भी बोल सकते हो। दूसरा कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या आप बता सकते हो हमारे पास इंसानों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? अरे हमारे लंग्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े, है ना। तो ह्यूमन बींग्स के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनके लंग्स। जरा ये बताओ तो, एक इंसान के पास कितने लंग्स होते हैं, कितने फेफड़े होते हैं? दो, है ना। तो 2 इन नंबर्स, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पेयर। ठीक है। अब देखो, ऐसा है कि लंग्स की जो कहानी है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, मतलब आज ही पढ़ेंगे इसी सेशन में, लेकिन कुछ देर बाद। सबसे पहले अपन देखेंगे अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ये थोड़ा सा लंबा होता है ना, इसीलिए सबसे पहले अपन अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसकी कहानी पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपने लंग्स की कहानी। ठीक है, आओ शुरू करते हैं अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब देखो, ऐसा है कि इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की शुरुआत होती है हमारे इन दोनों नोस्ट्रल्स के साथ। ये अपनी नोज है, नोज के बेस पर यहाँ पर दो छेद होते हैं, दो गड्ढे होते हैं, गड्ढे भी नहीं, दो छेद होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? नोस्ट्रल्स। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट तो अपन ने इसका लिख लिया, या पहला पार्ट बोलो ट्रैक्ट का, क्या? हमारे नोस्ट्रल्स। अच्छा, नोस्ट्रल्स का एक और नाम होता है, इन्हें हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। नेचुरली तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ये चीज़ नहीं लिखी है, बट थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता ही देती हूँ। क्योंकि देखो, ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, जिनको आगे जाकर के भविष्य में डॉक्टर बनना है। तो अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो नेचुरली तुमको 11th-12th में जाकर के बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। अब 12th चलो ठीक है, 11th में जब बच्चा पहली बार बायोलॉजी का सिलेबस देखता है तो 11th की बायोलॉजी का सिलेबस उसको किसी पहाड़ से कम नहीं लगता। उसको लगता है कि क्या पहाड़ आकर के गिर गया मेरे सर पर, क्या ही बनूंगा मैं डॉक्टर। तो 10th के लेवल पर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक तो जो है वो आपको मैं पढ़ा ही रही हूँ, है ना। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वो बहुत ही बेसिक है, तो बेसिक तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ 10th में।
लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बताते चलती हूँ, ताकि जब आप 11th में पहुँचो और जब आप बायोलॉजी लो तो बायोलॉजी का सिलेबस देख करके आप ये तो बोलो कि हाँ यार सिलेबस ज़्यादा है, बट पहाड़ ना गिरे आपके सर पे, क्योंकि 10th आपने मुझसे पढ़ी है तो आपके बेसिक्स जो हैं वो तो क्लियर हैं ही हैं, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैं आपको बताते चल रही हूँ, तो आपके दिमाग में वो सब बातें भी रहेंगी। तो 11th में जाकर के आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे ऑलरेडी कुछ चीज़ें पता हैं 11th की, तो पहाड़ नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए जो आगे जा कर के डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हो, तो तुम अच्छे डॉक्टर बनो। इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना और याद भी करते जाना। ये नहीं कि बस सुना और निकाल दिया, यहाँ रखना है बेटा, अंदर रखना है यहाँ पर, है ना, स्टोर करके। चलो यहाँ देखो, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बेटा, जो पैसेज है, इसकी शुरुआत होती है हमारे इन नोस्ट्रल्स के साथ, जिनको हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बुला सकते हैं और बुलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप एक नोस्ट्रल के अंदर जाओगे, बेटा अंदर जाना पड़ेगा ना, बाहर बाहर तो नहीं रह सकते, अंदर जाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप अपनी एक नोस्ट्रल के अंदर जाओगे तो आपको एक खाली जगह फील होगी। उस खाली जगह को हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। क्या बोलते हैं? नेज़ल कैविटी। जैसे कि आप अपनी इस नोस्ट्रल के थ्रू अंदर जाके देखो, मतलब खुद नहीं जाना है अंदर, अपनी फिंगर लो, फिंगर की जो टिप है, ठीक है, उसको अपनी एक नोस्ट्रल से अंदर की तरफ पुश करो। बहुत अंदर नहीं घुसाना है बेटा कि तुम अंदर चक्री चला दो, वो नहीं करना है, बस ज़रा सी तुम्हारी जो फिंगर टिप है वो नोस्ट्रल से थोड़े अंदर जाए। तो जब तुम्हारी ये फिंगर टिप अंदर जाएगी ना नोस्ट्रल से, तो उसको एक खाली जगह फील होगी, है ना। आप बोलो, ये मत बोला कि हो मैम क्या बता रहे हो, ऐसा कौन सा इंसान है बेटा जिसने कभी अपने नाक के अंदर जो है उंगली नहीं डाली? सब डालते हैं, है ना। मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही ग्रॉस लगेगा, बट तुमको ये बात पता है अच्छे से, है ना, कि जब उंगली डालते हैं नोस्ट्रल से अंदर की तरफ तो एक खाली जगह फील होती है। उस खाली जगह को ही हम बोलते हैं बेटा नेज़ल कैविटी। ठीक है, और अगर तुम अपनी दूसरी उंगली दूसरे नोस्ट्रल से अंदर की तरफ पुश करो तो तुमको यहाँ पर दूसरी एक कैविटी देखने को मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी, फील होगी। और उस दूसरी स्पेस को भी हम क्या बोलते हैं? अरे नेज़ल कैविटी ही बोलते हैं। तो दो नेज़ल कैविटीज हो गई ना हमारे पास, दो नोस्ट्रल्स, और दोनों ही नोस्ट्रल्स जाकर के खोल रहे हैं एक खाली जगह पे, एक नहीं मतलब दो खाली जगह पे, और उन दोनों खाली जगहों को अपन क्या बोलते हैं? नेज़ल कैविटीज। तो इस नोस्ट्रल से अंदर जाओगे तो तुमको मिलेगी एक नेज़ल कैविटी, और इस नोस्ट्रल से अंदर जाओगे तो तुमको मिलेगी दूसरी नेज़ल कैविटी। मैं इसकी तुम्हें एक पिक्चर भी दिखाती हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। हाँ, ये वाली, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, एक इंसान का चेहरा दिख रहा है, और इसके तुमको यहाँ पर दो यहाँ पर तुमको इसके नोस्ट्रल्स दिख रहे होंगे। देखो, एक ये वाला, एक ये वाला। यदि हम इस नोस्ट्रल से अंदर जाएंगे तो हमको ये देखो एक खाली जगह देखने को मिलेगी, ये वाली जगह, ये दिख रही है ये। तो इस जगह को, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? नेज़ल कैविटी बोलते हैं, है ना। सिमिलरली अगर हम इस नोस्ट्रल से अंदर जाएं तो यहाँ पर हमको फिर से एक और स्पेस देखने को मिलेगी, फील होगी मतलब, और इस स्पेस को भी हम क्या बोलते हैं? नेज़ल कैविटी ही बोलते हैं बेटा। तो दो नेज़ल कैविटीज हो गई, और दोनों नेज़ल कैविटीज को मिला करके अपन क्या बोल देते हैं बेटा? नेज़ल पैसेज। अरे रास्ता ही तो है ना, अभी देखो इसमें से शुई शुई करके जो ना अभी एयर बहेगी, एयर बढ़ेगी आगे। तो पैसेज का मतलब क्या होता है? रास्ता। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रास्ता। अरे किसके लिए रास्ता है? हाथी के लिए नहीं, एयर के लिए, जो हम इनहेल करते हैं ना, एयर, ऑक्सीजन, उसके लिए है रास्ता। ठीक है, तो इन दोनों ही कैविटीज को मिला करके अपन क्या बोल देते हैं? नेज़ल पैसेज। तो कभी मैं बोल देती हूँ नेज़ल कैविटीज, कभी मैं बोल देती हूँ नेज़ल पैसेज। तुम लोग जो ना कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम नेज़ल कैविटीज तो पता है बट ये नेज़ल पैसेज क्या है। तो बेटा दोनों नेज़ल कैविटीज को मिला करके मैंने क्या बोल दिया? एक नेज़ल पैसेज, नाक के अंदर रास्ता, काय के लिए? एयर के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो तो मैं काम करती हूँ, यहाँ पर भी लिख ही देती हूँ। ये हो गई एक नेज़ल कैविटी, और ये हो गई दूसरी नेज़ल कैविटी।
दोनों को मिला के क्या बन गया, एक शानदार सा बढ़िया सा उम्दा सा नेजल पैसेज। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि ये जो नेजल पैसेज है ना बेटा, इसके स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब हो मैम ये क्या आपने बोल दिया, अरे भैया शरीर के अंदर जाएंगे तो शरीर की बातें तो होंगी ना, इसमें शर्माने और घबराने की क्या बात है। मैंने क्या बोला कि ये जो नेजल पैसेज है, या आप ये समझ लो कि जो दोनों नेजल कैविटीज़ हैं, इनके स्टार्टिंग वाले पोर्शन में, अब स्टार्टिंग वाले पोर्शन का एक नाम भी होता है जहाँ पर ये बाल पाए जाते हैं, नाक के बाल, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी तो कुछ बोलती ही नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, बट हाँ ऐसे समझो कि दोनों ही नेजल कैविटीज़ के आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग वाले पार्ट में, ठीक है, स्टार्टिंग वाले पार्ट में यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस रीजन में बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर। और क्योंकि ये हेयर नाक के अंदर है, नेजल पैसेज में, तो इन हेयर को अपन क्या बोल देते हैं, नेजल हेयर। क्या बड़ी बात है, ठीक है, ये नेजल हेयर, नेजल पैसेज में ना, इसलिए नेजल हेयर। ठीक है, कुछ लोगों के बहुत बड़े बड़े होते हैं, बाहर झांकते हैं मजाक की बात है बेटा, मजाक की बात को अलग रखो, लेकिन हाँ नेजल हेयर सबके पास होते हैं। फोटो दिखाऊं, हंसना मत, ये बहुत पतले पतले से होते हैं ना, ये दिख रहा है आपको नेजल हेयर, ये ठीक है। अंदर से देखोगे तो ऐसे देखने को मिलेंगे, जो बाहर से झांकते हैं वो ऐसे दिखते हैं, एक ही बात है। कभी सोचा है कि यार नेजल कैविटीज में या ये नेजल पैसेज में बाल का क्या काम है? चेहरे पर मतलब आईब्रोज पर बाल हों, आई लैशेज में बाल हों, स्कैल्प पर बाल हों, हाथ पांव पर भी चलो ठीक है बाल हों, समझ में आता है। ये नाक के अंदर का क्या मतलब है यार, है मतलब है बेटा। देखो ऐसा है कि हमारे आसपास जो हवा है, या वो हवा जो हम इनहेल करते हैं, वो बड़ी गंदी होती है। आप बोलोगे कि मैम पोल्यूशन, नॉट पोल्यूशन बट जैसे कि अभी आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, बाहर तो नहीं हो, आप रोड पर तो नहीं खड़े हो कि धुआं उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, नहीं, आप अपने घर पे बैठे हो। घर में भी जो आपकी सराउंडिंग एयर है बेटा, वो गंदी है। दुनिया भर के जर्म्स, पैथोजेंस, डस्ट पार्टिकल्स जो इतने छोटे होते हैं कि दिखता ही नहीं है नेकेड आई से, सब जो है हमारी सराउंडिंग एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। अब क्या हुआ, जब हम इनहेल करते हैं अपनी सराउंडिंग एयर, तो एयर में वो सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो पूरे पैथोजन वगैरह हैं बेटा, वो सब भी क्या करते हैं कि देखो एयर जो है इंसान की नोस्ट्रिल्स से अंदर जा रही है, तो हम भी उसके पीछे पीछे चल देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उस एयर में जो पैथोजेंस होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस का मतलब क्या है, जो एलर्जी कॉज करें, है ना। तो एयर में जितनी भी ये आलतू फालतू की चीज़ें होती हैं बेटा, ये सब भी क्या होता है, हमारे नेजल पैसेज में आने की कोशिश करती हैं। अब जाहिर सी बात है, एलर्जेंस, एलर्जी कॉज करने वाले पैथोजेंस, बैक्टीरिया, जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये अगर हमारे नेजल पैसेज में आ गए एयर के साथ साथ, ये आकर के हमें कोई बेनिफिट तो नहीं पहुंचाएंगे। और बेटा जो हमारी लंग्स होती है ना, हमारे जो लंग्स होते हैं, होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, अंदर का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। तो अगर तो ये गलती से पैथोजेंस और ये डस्ट पार्टिकल्स और अगर ये एलर्जेंस लंग्स के लेवल तक पहुंच गए, फिर तो इंसान ज़्यादा बीमार हो सकता है। और ये बात हमें पता हो चाहे ना पता हो, इन नेज़ल हेयर को बहुत अच्छे से पता होती है। ये नेज़ल हेयर जानते हैं कि भैया ये जो आलतू फालतू की जो चीज़ें आ रही है ना एयर के साथ, इनहेल्ड एयर के साथ, ये अच्छी नहीं है शरीर के लिए, ये जाकर के अंदर नुकसान ही पहुंचाएंगी। बेटा अगर कोई एलर्जन तुम्हारी बॉडी में आया है तो तुम्हें पुच्ची देकर तो चला नहीं जाएगा ना वो, अरे बकायदा तुम्हें एलर्जी कॉज करके जाएगा। तो ये बात नेजल हेयर को पता है। तो ये नेजल हेयर बोलते हैं कि बेटा तुम लोग आ तो गए हो, तुम आलतू फालतू की चीज़ें इनहेल्ड एयर के साथ अंदर आ तो गई हैं, लेकिन इनको और अंदर नहीं जाने देंगे, लंग्स के लेवल तक तो इनको कतई नहीं पहुंचने देंगे। इनको हम क्या करेंगे, यहीं के यहीं ट्रैप कर लेंगे कि आओ बेटा आओ मुन्नो आओ। सिर्फ एयर अंदर जाएगी, एयर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी, बाकी इनहेल्ड एयर में जो भी फालतू चीजें हैं उन सबको हम यहीं के यहीं ट्रैप कर लेंगे। यानी कि ये जो नेजल हेयर होते हैं,
ये इनहेल्ड एयर को प्योरीफाई करने में हेल्प करते हैं। इसको प्योरिफिकेशन ही तो बोला ना, एयर को क्लीन कर देना, साफ कर देना, ताकि जो भी आलतू फालतू चीजें हैं वो अंदर ना जा पाए, वो बाहर के बाहर ही रहें। आई बात समझ में? तो ऐसा ही नहीं है बेटा कि फालतू में जो है ना प्रकृति ने हमको नेजल हेयर दिए हैं। अरे काम होता है इनका, जरूरी होते हैं ये ना हो तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। उसके अलावा बेटा नेजल कैविटीज की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर बता देती हूँ मैं। नेजल कैविटी, हाँ, नेजल कैविटीज या जो नेजल पैसेज है, नेजल पैसेज की जो लाइनिंग होती है वहां पर ये दिख रहा है, ये बेटा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। नेजल पैसेज की लाइनिंग पर मैंने क्या बोला, नेजल हेयर तो है ही, है ना, नेजल हेयर तो है ही, ये देखो ये टिंग 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 छोटे छोटे से, है ना, नेजल हेयर तो है ही। नेजल हेयर के साथ साथ कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं, और जैसा नाम है वही काम है। नाम क्या है, म्यूकस ग्लैंड, तो क्या करेंगे, अरे म्यूकस ही तो निकालेंगे, तो ये ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं बेटा, म्यूकस निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है, म्यूकस। तो नेजल पैसेज की लाइनिंग में दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो हो गई ये नेजल हेयर और दूसरे हो गए ये म्यूकस ग्लैंड, जो क्या करेंगे, म्यूकस निकालेंगे। वो जो बहता है ना ऐसे छोटे बच्चों के ऐसे वो क्या होता है बेटा, म्यूकस ही तो होता है। वो जब अपन को सर्दी होती है या जब अपन रोते हैं, है ना, तो जो ऐसे नाक बहती ना, वो जो मेरा नाक बह रही है वो मतलब वो बह क्यों रही है, वो म्यूकस ही तो है जो बाहर निकल रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम अब ये म्यूकस क्या कर रहा है वहाँ पर। कभी अगर रास्ते में पानी पूरी खाने जाओ तो एक पानी पूरी गई अंदर और 1 किलो म्यूकस जो है बाहर निकल जाता है, मतलब नाक बहने लग जाती है। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए। क्यों है ये, क्या है ये? तो बेटा मैंने क्या बोला, सराउंडिंग एयर में या हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें बहुत सारी आलतू फालतू की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को अंदर जाने से रोकना है। तो आप बोलोगे कि मैम नेज़ल हेयर तो हैं, हाँ हैं, ट्रैप कर लेंगे गंदगी को, लेकिन अकेले नेज़ल हेयर काफ़ी नहीं है ना, कुछ और भी तो होना चाहिए ना फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ये म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं, म्यूकस निकालते हैं ऐसे फिस फिस करके। ये म्यूकस क्या करते हैं, ये म्यूकस बोलता है कि जो चीज़ें नेज़ल हेयर, जो गंदगी नेज़ल हेयर ट्रैप नहीं कर पाए हैं उनको हम ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करके बाहर। तभी अगर कभी आपने नोटिस किया हो, जब भी अपन किसी धूल भरी जगह पे जाते हैं, कभी सपोज हम रोड साइड खड़े हैं, है ना, सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, धूल उड़ रही हैं, तो कुछ देर के बाद अपने आप जो है अपनी नाक बहने लग जाती है। बेटा वो नाक बहने क्यों लग जाती है, पागल है क्या नाक? नहीं, जानबूझ के, मतलब वो आप ये समझ लो कि हमारी बॉडी का एक तरह से डिफेंस की वो प्रक्रिया होती है कि हम एक धूल भरी जगह पर खड़े हुए हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, मतलब जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, उसमें बहुत डस्ट है और इतनी डस्ट अंदर जाएगी तो नुकसान करेगी। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा म्यूकस निकलने लग जाता है और वो म्यूकस क्या करेगा, इनहेल्ड एयर में जितनी भी डस्ट है उसको ट्रैप करेगा, और ट्रैप करके ऐसे बहता हुआ नोस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी नाक पोंछते हैं कि अरे यार ये क्या मुसीबत है। तो वो डस्ट को बेटा ट्रैप करके वो बाहर निकल आता है, ताकि गंदगी बाहर ही रहे, अंदर ना जा पाए, क्योंकि अंदर का मामला मतलब कि लंग्स का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। आई बात समझ में? तो लाइनिंग पर दो चीज़ें हो गई, एक तो नेजल हेयर और दूसरा म्यूकस सेक्रेट करने वाले ग्लैंड्स, है ना। तो म्यूकस निकलेगा, ये नेजल हेयर तो होते ही हैं, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारी इनहेल्ड एयर को साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, कि जो भी हम सांस ले रहे हैं उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, एलर्जेंस हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, पैथोजेंस हैं, उन सबको ये ट्रैप कर लेंगे और ट्रैप कर करके बॉडी के बाहर भेज देंगे। ठीक है, चलो ओके, अब आगे बढ़े, नेजल पैसेज से आगे बढ़े। अब नेजल पैसेज बेटा देखो आगे जाकर के एक ट्यूब्यूलर पैसेज में ओपन होता है। नेजल पैसेज मतलब दोनों नेजल कैविटीज आगे जाकर के ओपन होती हैं एक ट्यूब्यूलर पैसेज में, और उस ट्यूब्यूलर पैसेज को आप जानते हो क्यों? अरे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है ना, तो याद करो अपन ने पढ़ा था अपनी बकल कैविटी। हिंट देती हूँ, अपनी बकल कैविटी कहाँ जाकर के ओपन होती है? एक ट्यूब्यूलर पैसेज में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। यस, तो बकल कैविटी जाकर के ओपन होगी फेरिंग्स में,
और जो दोनों नेजल कैविटीज हैं, ये जो नेजल पैसेज है एंटायर, वो भी अल्टीमेटली कहाँ जाकर के ओपन होगा बेटा? फेरिंग्स में तो होगा ना। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखो, अरे रुको रुको रुको, ये क्या बन गया भाई? क्या हो रहा है? यहाँ देखो, ये पूरा आपका नेजल पैसेज है ना? ये पूरा आपका नेजल पैसेज है। दिस इज एंटायर योर नेजल पैसेज, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा नेजल पैसेज बेटा कहाँ जाके ओपन हो रहा है? ये एक ये ट्यूबुलर पैसेज में, एक ये ट्यूबुलर पैसेज में, ये वाला पैसेज, ठीक है। ये पूरा पैसेज, अजीब सी आवाज़ आ गई है। और इसी पैसेज को अपन बोलते हैं फेरिंग्स, विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। एयर का तो समझ में आ गया कि नेजल पैसेज में जो भी हवा आएगी वो कहाँ जाएगी? इसी फेरिंग्स में जाएगी। ये दिख रही है बकल कैविटी, ये छोटी सी यहाँ पर बकल कैविटी दिखाई जाने की तुमको कोशिश की जा रही है। ये देखो, ये माउथ है, ठीक है, माउथ है, ये ओपन हो रहा है किसमें? बकल कैविटी में। ये क्या है बेटा? पूरी बकल कैविटी है। दिस इज बकल कैविटी। तो देखो बकल कैविटी भी कहाँ जाके खुल रही है? ये देखो फेरिंग्स में ही खुल रही है, ठीक है, फेरिंग्स में ही खुल रही है ये, ठीक है। तो खाना जो होगा बकल कैविटी में वो भी फेरिंग्स में आएगा, नेजल पैसेज में जो भी हवा होगी वो भी कहाँ आएगी? फेरिंग्स में ही आएगी, ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है आपको, ये एक एक्सटेंशन कुछ इस तरीके का, ये दिख रहा है आपको एक एक्सटेंशन। क्या आप इस एक्सटेंशन को जानते हैं? ये एक एडिशनल पॉइंट है, एक हिंट दे देती हूँ। ये जो है ना, ये एक सॉफ्ट पैलेट का एक्सटेंशन है। जब कोई इंसान ज़ोर ज़ोर से ऐसे मुंह खोल करके हंसता ना, हा 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 हा, तो एक यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जो है उसके बकल कैविटी के पीछे के साइड में ऐसा लटकता हुआ दिखता है। ये वही तो है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूव्यूला। सॉफ्ट पैलेट का ये एक्सटेंशन होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब हमारी बकल कैविटी से खाना जा रहा होता है फेरिंग्स में, तो कहीं खाना भटक ना जाए। खाना जैसी बकल कैविटी से यहाँ पहुँचेगा, वो बोलेगा कि अइला, मेरे पास तो जाने के दो रास्ते हैं, मैं नीचे फेरिंग्स में भी उतर सकता हूँ और मैं ऊपर नेजल पैसेज में भी जा सकता हूँ। तो बेटा ये ऊपर जाना तो समझ में नहीं आता, मतलब अगर खाना ऊपर चला जाएगा है, यहाँ पर आकर के यदि वो नेजल पैसेज में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सपोज यहाँ पर आकर के सपोज ऐसे मटर फंस गई है तो इंसान सफोकेशन से बेटा मर जाएगा ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए जब खाना बकल कैविटी से नीचे फेरिंग्स में आ रहा होता है, उतर रहा होता है, तो ये जो यूव्यूला होता है ये ऐसे पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, ऐसे पीछे की तरफ बेंड हो जाता है, जिससे कि टेम्परेरीली ये जो नेजल पैसेज का जो रास्ता है ना, ये बंद हो जाए। ये तो क्या होगा? खाना ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा, नेजल पैसेज में आ जाएगा, मटर फंस जाएगी दोनों कैविटीज़ में और इंसान सफोकेशन से मर सकता है। ऐसा ना हो, इसीलिए ये जो यूव्यूला होता है ना, ये ऐसे ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है, ताकि जब तक कि खाना हमारे फेरिंग्स में अच्छे से नीचे ना उतर जाए, जब तक कि हम फूड को स्वॉलो ना कर लें प्रॉपर्ली, तब तक ये नेजल पैसेज बंद रहे। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, याद करो अपन ने पैलेट की बात करी थी, मुझे सॉफ्ट पैलेट से पैलेट ही याद आ गया है। जब अपन बात कर रहे थे बकल कैविटी की, और मैंने आपको तब भी नेजल कैविटीज़ के बारे में बताया था। अब देखो, ऊपर नेजल कैविटी, नीचे क्या है? बकल कैविटी। तो कहीं ये कैविटीज़ आपस में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है, एक इनके बीच में एक सेपरेशन, मतलब एक बैरियर क्रिएट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पैलेट। पैलेट बकल कैविटी की रूफ बनाता है। पैलेट जो है बेटा बकल कैविटी की रूफ बनाता है। आप अपनी ज़बान को ऐसे ऊपर की तरफ लेकर के जाओ, तो टंग की जो टिप होगी ना, आप ये फील करोगे कि आपकी टंग की जो टिप है वो किसी ऊपर हार्ड सरफेस को जाकर के टच कर रही है। वही क्या है बेटा? पैलेट ही तो है जो बकल कैविटी का रूफ बना रहा है। ठीक है, तो दिस इज पैलेट, दिस इज पैलेट। ये दिख रहा है पूरा, ये पूरा पैलेट है।
जो सेपरेट करता है, अरे क्या हुआ, जो सेपरेट करता है नेजल कैविटीज को फ्रॉम बकल कैविटी। ठीक है, तो इतना आपको पूरा समझ में आ गया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? नोस्ट्रल्स के साथ हुई थी। दोनों नोस्ट्रल्स कहाँ जाके खुलती हैं? एक एक नेजल कैविटीज में जाके खुलती हैं। दोनों नेजल कैविटीज को हम मिला करके क्या बोल देते हैं? नेजल पैसेज बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही जो नेजल कैविटीज हैं, ये जो एंटायर नेजल पैसेज है, उसके स्टार्टिंग वाले रीजन में जो लाइनिंग होती है ना, नेजल पैसेज की जो लाइनिंग होती है, मतलब आप ये समझ लो नेजल पैसेज का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, उस पोर्शन की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर पाए जाते हैं नेजल हेयर। ठीक है, और दूसरा ये म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं? ऐसे फिस फिस करके म्यूकस निकालेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको। जो बेटा दोनों नेजल कैविटीज़ होती है ना, बोथ द नेजल कैविटीज़, वो आपस में सेपरेटेड भी रहती हैं। अगेन दो उंगलियां लो और दोनों उंगलियों को कुछ इस तरीके से आप प्लेस करो, तो आप ये फील करोगे कि यार यहाँ पर एक नेजल कैविटी, यहाँ पर एक नेजल कैविटी, लेकिन इनके बीच में एक पार्टीशन है, एक सेप्टम है। बायोलॉजी में पार्टीशन को अपन क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। दो नेजल कैविटीज़ तो हैं, दिमाग लगाओ बेटा। दो नेजल कैविटीज़ को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये दो अलग अलग नेजल कैविटीज़ हैं? क्योंकि वाकई में उनको अलग अलग करने वाला कोई ना कोई पार्टीशन वहाँ पर मौजूद होगा। मान लो कि अगर ये पार्टीशन ही ना हो तो हम तो ये बोलेंगे ना कि हाँ भाई एक ही नेजल कैविटी है। पार्टीशन है तभी तो अपन बोल रहे हैं कि देखो ये एक नेजल कैविटी, ये दूसरी नेजल कैविटी। तो दोनों नेजल कैविटीज़ जो होती हैं वो आपस में सेपरेटेड रहती हैं बाया पार्टीशन, बाया सेप्टम, जिसको अपन नेजल सेप्टम बोल देते हैं। नाक का सेप्टम है ना, इसलिए नेजल सेप्टम। ठीक है, तो शुरुआत हुई नोस्ट्रल्स के साथ। दोनों नोस्ट्रल्स जाकर के खुलती हैं एक एक नेजल कैविटीज़ में। दोनों नेजल कैविटीज़ आपस में सेपरेटेड रहती हैं बाय अ नेजल सेप्टम, जो कि बना होता है कार्टिलेज का। ठीक है, फिर नेजल, अच्छा दोनों नेजल कैविटीज़ को मिला करके हम बोल देते हैं क्या? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के थोड़े आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग वाले रीजन में जो लाइनिंग होती है वहाँ पर पाए जाते हैं नेजल हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स क्या करेंगे? म्यूकस निकालेंगे। नेजल हेयर एंड म्यूकस, इन दोनों को मतलब ये दोनों साथ में मिलकर के क्या करते हैं? इनहेल्ड एयर में जो भी गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स हो, पोलन ग्रेन्स हो, एलर्जेंस हो, पैथोजेंस हो, उन सबको ट्रैप करेंगे और ट्रैप करके बॉडी से बाहर निकालने का, एलिमिनेट करने का काम करते हैं, ताकि जो अपन एयर इनहेल कर रहे हैं वो एकदम साफ बनी रहे, क्लीन बनी रहे। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? इनहेल्ड एयर को क्लीन करने का काम करते हैं। दो काम और मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली जब इनहेल्ड एयर हमारे नेजल पैसेज में अंदर जाती है ना बेटा, तो नेजल पैसेज कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड होता है, आपके सिलेबस में इतना नहीं है वरना मैं पढ़ा देती। नेजल पैसेज कुछ इस तरीके से डिज़ाइंड होता है कि जब उस नेजल पैसेज में एयर जाती है तो वो थोड़ी सी वार्म हो जाती है और थोड़ी सी मॉइस्ट भी हो जाती है। तो नेजल हेयर और म्यूकस का क्या काम है वो तो समझ में आ गया। नेजल पैसेज में क्या होता है? ठीक है, नेजल पैसेज में बच्चों, नेजल पैसेज में एयर जो है वो थोड़ी सी वार्म एंड मॉइस्ट भी हो जाती है, थोड़ी सी गीली भी हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में दोनों नेजल कैविटीज़ या जो एंटायर नेजल पैसेज है वो जा करके ओपन होता है किसमें? एक ट्यूबुलर पैसेज में, जिसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। आई बात समझ में? अब देखो आगे क्या होने वाला है। नोस्ट्रल्स के थ्रू जो हमने एयर इनहेल करी थी वो इनहेल्ड एयर सबसे पहले कहाँ आएगी? यहाँ नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज से कहाँ जाएगी? नीचे फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फिर वो हवा कहाँ जाने वाली है, ये बातें समझने वाली। तो अब मेरी बातों को आप सभी बच्चे और भी ज़्यादा ध्यान से सुनते जाना, तभी समझ में आएगा। बेटा ये जो ट्यूबुलर पैसेज है ना, ये खुद ही आगे जा करके, मतलब ये जो फेरिंग्स है ये खुद ही आगे जा करके डिवाइड होने वाला है दो और ट्यूब्स में। मैं ड्रॉ करके बताती हूँ तो ही अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये है फेरिंग्स
और ये खुद ही आगे जा कर के डिवाइड होने वाला है 2 और ट्यूब्स में, लाइक दिस। दिख रही है 2 ट्यूब्स। अब इन दोनों ही ट्यूब्स की बेटा जो पोजिशनिंग है बॉडी में वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और याद रखने लायक होती है। समझाती हूं मैं। मान लो कि ये वाली ट्यूब ये है, ये वाली ट्यूब ये है, ठीक है, और ये वाली ट्यूब ये है। मेरे पास कुछ और नहीं है फिलहाल समझाने के लिए, इसलिए मैं इनसे समझा रही हूँ, ठीक है। ये वाली ट्यूब है ये, और ये वाली ट्यूब है ये, ठीक है। अब तुम ज़रा देखना कि किस तरीके से बॉडी में पाई जाती हैं। ये देखो, एकदम आगे पीछे। ये वाली ट्यूब आगे है और इसके बिल्कुल पीछे, जस्ट पीछे देखो ये वाली ट्यूब है। मतलब अगर आप एक इंसान को सामने से देखोगे तो सबसे पहले आपको उसकी बॉडी में ये वाली ट्यूब दिखेगी और उसके बिल्कुल पीछे आपको ये वाली ट्यूब दिखेगी। साइड से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और सामने से ऐसा, ठीक है। ये जो आगे वाली ट्यूब होती है बेटा, इसको अपन बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। या इसका एक और नाम होता है जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हो, विंड पाइप, ठीक है। और जो पीछे वाली ट्यूब है, अरे उसको तो तुम जानते हो, क्या बोलते हैं उसको? ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस। एक और नाम क्या होता है? फूड पाइप। इसके बारे में तो अपन डिटेल में बात कर चुके हैं। तो जब आप एक इंसान को सामने से देखोगे तो उसकी बॉडी में सामने आपको या सबसे पहले दिखाई देगा उसका विंड पाइप, और विंड पाइप के पीछे मिलेगा फूड पाइप। मतलब आगे होगा ट्रैकिया और उसके जस्ट पीछे होगा ईसोफेगस। मैं इन दोनों ही ट्यूब्स की जो पोजिशनिंग है बॉडी में वो आपको इतना जोर दे करके इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आगे जा करके आपको मैं अभी ट्रैकिया के बारे में एक बहुत ही बढ़िया सा फैक्ट बताऊंगी जो रिलेट करेगा ईसोफेगस के साथ। देखो, अपनी जो बायोलॉजी ना वो ऐसे ही होती है, एक सिस्टम का जो पॉइंट है वो दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है, तभी तो बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। चलो, अभी के लिए हिंट मैं आपको दे देती हूँ। याद करो अपन ने ईसोफेगस के बारे में क्या पढ़ा है? क्या ईसोफेगस में फूड पाइप में कोई डाइजेशन होता है? नहीं, वो तो महज क्या है, एक 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो खाने को फेरिंग्स से स्टमक तक लेकर के जाती है। पर कैसे लेकर के जाती है? तो याद करो अपन ने पढ़ा था कि ईसोफेगस की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वहाँ पर क्या होता है, रिदमिक तरीके से ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्हीं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस को अपन क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस, या बोल सकते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और इन्हीं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू खाना ईसोफेगस से नीचे उतरता है अपने आप बिना हमारी दम लगाए, और कहाँ पहुंचता है? फेरिंग्स से स्टमक तक। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, मैं आपको रिवाइज भी करवा दे रही हूँ। इसको आप इस सेशन में याद रखोगे कि ईसोफेगस की जो मस्कुलर वॉल्स होती है उसमें क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, मतलब कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं ईसोफेगस की मस्कुलर वॉल्स में। रहेगा याद? चलो, हाँ जी। तो अब हम थे कहाँ? हम तो यहाँ थे ना कि जो एयर है वो नेजल पैसेज में आ गई है, फिर कहाँ आ जाएगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से फिर वो आगे कहाँ जाएगी बेटा? तो दिमाग लगाओ, वो जाएगी ट्रैकिया में, उसके पाइप में, यानी कि विंड पाइप में, ठीक है। तो जैसे कि ये एयर है, कहाँ? फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स से जब वो एयर नीचे उतरेगी तो कहाँ जाएगी? आगे वाले पाइप में, पीछे वाले पाइप में? अरे जो उसका पाइप है वो वहीं आएगी ना, विंड पाइप है तो वहीं आ जाएगी, ट्रैकिया में आ जाएगी, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक। अब देखो, ऐसा है कि ट्रैकिया का जो माउथ है, ये रहा ट्रैकिया का माउथ, अलग कलर से बनाती हूँ, देखो। ट्रैकिया का जो माउथ है बेटा, उसको अपन बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ट्रैकिया के माउथ को या एंटीरियर ओपनिंग बोल लो, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया की ओपनिंग जो है बेटा, जो उसका माउथ है, उसको अपन ने क्या बोला? ग्लॉटिस बोला। इतना समझ में आया? ग्लॉटिस के ऊपर ही कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप पाया जाता है जो
ग्लॉटिस के ढक्कन के समान काम करता है। ढक्कन का काम क्या होता है? बॉटल को बंद करना टाइम टू टाइम और उसको टाइम टू टाइम बंद भी करना। तो ग्लॉटिस मतलब जो ट्रैकिया का जो माउथ है, जो उसकी ओपनिंग है, उसके ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप प्रेजेंट होता है, जिसको अपन बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर है, इसलिए एपीग्लॉटिस। इतना आसान है इसको याद करना, ठीक है। ये देखो, ये है कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन, जिसको अपन बोलेंगे एपीग्लॉटिस। जैसा कि तुमको मैंने बताया कि ढक्कन का काम क्या होता है? बॉटल को बंद करना खोलना, बंद करना खोलना। तो ये एपीग्लॉटिस क्या है? ढक्कन ही तो है। तो ये क्या करेगा? ये ट्रैकिया की ओपनिंग बोले तो ग्लॉटिस को कभी बंद करेगा, कभी खोलेगा, कभी बंद करेगा, कभी खोलेगा, कभी बंद करेगा, कभी खोलेगा। बोलोगे कि मैम ये क्या बंद खोल लगा के रखा है? अरे रखो ना खुला, क्या दिक्कत की बात है? बंद क्यों करना? अब बंद करोगे तो खोलना भी पड़ेगा, इससे अच्छा खुला रखो, टेंशन फ्री। अरे नहीं रख सकते ना यार खुला, वही तो दिक्कत की बात है। क्यों? फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है ना, पानी का, फूड का, एयर का। तो यदि फेरिंग्स में एयर आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो कहां आ जाएगी? ट्रैकिया में आ जाएगी, विंड पाइप में जाएगी, ऑल गुड। लेकिन फिर क्या होता है? हम खाना भी तो खाते हैं ना, बकल कैविटी से जो खाना है वो कहां जाता है? वो खाना बच्चों फेरिंग्स में ही तो आता है ना। ये देखो, ये क्या है? ये है फूड। बकल कैविटी से कहां आ गया? फेरिंग्स में आ गया। अब जैसे ही फेरिंग्स में खाना आता है, खाना बोलते हैं कि अइला आगे जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये आगे वाली ट्यूब, एक ये पीछे वाली ट्यूब। कौन जाए पीछे वाली ट्यूब में? चलो फॉर अ चेंज हम आते हैं कहां? आगे वाली ट्यूब में, मतलब कि ट्रैकिया में, मतलब कि विंड पाइप में। ओ माय गॉड बेटा, यहां पर अगर आकर के खाना फंस गया, यहां पर मान लो कि फेरिंग्स से खाना कहां आ गया? ट्रैकिया में आ गया, विंड पाइप में आ गया, तो क्या होगा? खाना फंस जाएगा यहां पर आकर के। और अगर खाना फंस गया तो ना हवा फिर ऊपर से नीचे आ पाएगी, ना नीचे से ऊपर निकल पाएगी, मतलब कि इंसान जो है वो सफोकेशन से मर जाएगा। जैसे कि जो अपनी जो नेजल कैविटीज हैं, वहां पर खाना नहीं आ सकता, और नेजल कैविटीज में खाना ना आए ये मेक श्योर करता है कौन? ये यूवुला। ठीक वैसे ही ट्रैकिया में खाना ना आए, सिर्फ हवा आए, ये मेक श्योर करता है ये एपीग्लॉटिस। ये इतना चतुर होता है, ये जैसे ही देखता है कि अच्छा खाना जो है फेरिंग्स में आ गया है, तो पट्ट से जाकर के ऐसे ग्लॉटिस यानी कि ट्रैकिया का मुंह बंद कर देगा। तो फिर खाने के पास केवल एक ही रास्ता रह जाएगा। भाई अगर ये ऐसे बंद हो गया तो ट्रैकिया मतलब एपीग्लॉटिस नीचे आ गया, तो उसने आकर के ग्लॉटिस जो कि ट्रैकिया का मुंह है वो बंद कर दिया। अब अगर बेटा ट्रैकिया का मुंह ही बंद हो गया तो खाना ऑब्वियसली बात है यहाँ पर नहीं आ सकता। अब खाने के पास जाने का केवल एक ही रास्ता है, क्या? इसोफेगस। तो वो चुपचाप कहाँ जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ग्लॉटिस है, उसका खुलना ज़रूरी है और उसका बंद होना भी ज़रूरी है। जैसे ही खाना हम स्वॉलो कर लेते हैं, खाना जो है फेरिंग से इसोफेगस में आ जाता है, एपीग्लॉटिस फिर से खुल जाएगा। अरे भाई एयर तो आएगी जाएगी ना, तो उसके लिए तो दोबारा से ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, जो उसका ग्लॉटिस है मुंह, वो तो खोलना ही पड़ेगा। तो एपीग्लॉटिस से होगा, फिर से ऐसे उड़ जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे? खाना स्वॉलो करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर बंद होगा। तो ढक्कन ही तो हुआ ना। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ यहाँ पर तुमको मुझे बतानी है। क्या? ट्रैकिया का जो एंटीरियर साइड होता है या जो उसका अपर पार्ट होता है, वहां पर पाया जाता है क्या? लैरिंग्स, जिसको अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसको ड्रॉ करके मैं आपको ऐसे बताती हूँ। देखो, यह आपका ट्रैकिया है, इसके ऊपर की तरफ पाया जाता है लैरिंग्स, जिसको अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी। और यहां पर होता है एपीग्लॉटिस। तो पोजिशनिंग समझ में आ गई? ग्लॉटिस आई पोजिशनिंग समझ में कि ये ट्रैकिया है, इसके अपर पार्ट में लैरिंग्स है, और फिर यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रैकिया का जो माउथ है ग्लॉटिस, उसके ऊपर एपीग्लॉटिस तो हो गई, ढक्कन तो हो गई। ठीक है, अब इस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि
लैरिंग्स में पाए जाते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स में बच्चों पाए जाते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स। ये देखो, ये मैंने बना दिए दो वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं बेटा? कुछ नहीं, पतले पतले से ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जब वाइब्रेट करेंगे, तड़तड़ाएंगे, तो हमारी आवाज़ प्रोड्यूस होगी। याद करो क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर में, जो फिजिक्स का एक चैप्टर है साउंड, वहाँ पर अपन ये पढ़ते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन क्या होता है या कब होता है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करे। अगर तो कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है तभी उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, और अगर कोई चीज़ वाइब्रेट नहीं कर रही है, वाइब्रेशंस अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ से, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अभी जो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा, वो क्यों दे रही? क्योंकि मेरी बॉडी में डेफिनेटली साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या? कुछ ना कुछ तो है जो वाइब्रेट कर रहा होगा। क्या वाइब्रेट करते हैं? ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं बच्चों, ठीक है? ये जो है ना, ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, और जब आवाज़ प्रोड्यूस होती है तो फिर आपको सुनाई दे जाती है, ठीक है? अच्छा, ये दिखते कैसे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखो, ये है असली फोटो हमारे वोकल कॉर्ड्स की। दिख रहे हैं? ये क्या है? हमारे वोकल कॉर्ड्स ही तो हैं। ये देखो ना, ये ऐसे पतले पतले मेम्ब्रेन लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतली पतली सी मेम्ब्रेन्स होती है बेटा, और बाकायदा इनके बीच में देखो आपको ये गैप भी दिखता है। अब सवाल ये है कि मैम चलो समझ में आ गया कि ट्रैकिया के अपर पार्ट में है लैरिंग्स, उसको अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पाए जाते हैं ये अपने दो वोकल कॉर्ड्स, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। लेकिन सवाल ये है कि मैम ये वाइब्रेट कैसे करेंगे? तो इनके बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, इस गैप में से जब बेटा एयर पास करती है तो ये तड़तड़ा जाते हैं। जैसे कि दो पर्दे लगे हुए हैं, पर्दों के बीच में से आप निकलोगे तो पर्दे ऐसे ऐसे हिलेंगे ना, वैसे ही ये वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? पतले पतले मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स ही तो होते हैं। जब इनके बीच में जो गैप होता है, जब उससे एयर पास होती है तो ये तड़तड़ा जाते हैं, मतलब वाइब्रेट कर जाते हैं, और जैसे ही वाइब्रेट करते हैं आवाज़ प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है? चलो, ये देखो वोकल कॉर्ड्स, ठीक है? यहाँ पर देखो आपको एपिग्लॉटिस और क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये पूरा आपका नेजल पैसेज हो गया, ये आपकी पूरी बकल कैविटी हो गई। बकल कैविटी, नेजल पैसेज कहाँ के खुले? देखो ये खुल गए आके यहाँ फेरिंग्स में। ये पूरा क्या है बच्चों? फेरिंग्स है, ठीक है? फेरिंग्स आगे जाकर के खुद जो है डिवाइड हो गया दो ट्यूब्स में, एक ये वाली ट्यूब और एक ये वाली ट्यूब। दिख रही हैं दोनों ट्यूब्स, एक ये वाली एक ये वाली। पीछे वाली ट्यूब को अपन क्या बोलेंगे? ईसोफेगस या फूड पाइप, और आगे वाली ट्यूब को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रैकिया या विंड पाइप। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है उसका ढक्कन? एपिग्लॉटिस। तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, आपको पता नहीं वहाँ पर कौन सा कलर दिख रहा होगा पर ये क्या है बेटा? ये ढक्कन ही है। जो ट्रैकिया की ये जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, इसको टाइम टू टाइम बंद करेगा और खोलेगा भी। ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है? ट्रैकिया के अपर पार्ट पर क्या होता है? आप बोल सकते हो कि लैरिंग्स, जिसको अपन वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स में क्या होते हैं? दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो जब वाइब्रेट करेंगे तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है? और ये वाइब्रेट कब होते हैं? जब इनके बीच में से एयर पास होती है। इनके बीच में से जब एयर पास होती है ना बच्चों, तो ये वाइब्रेट कर जाते हैं। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो आवाज़ पैदा हो जाएगी, ठीक है? चलो, अब ट्रैकिया के ऊपर बेटा, ट्रैकिया के ऊपर बहुत लंबा नहीं होता है ट्रैकिया, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ट्रैकिया इंसानों में, ठीक है? ट्रैकिया के ऊपर बेटा, अब ध्यान से समझना, सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग्स होती है। ट्रैकिया खुद क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब ही तो है। 12 सेंटीमीटर लंबी मस्कुलर ट्यूब है ट्रैकिया, और इसके ऊपर फ्रंट में, सामने की तरफ, वेंट्रल साइड में, ये अपनी बॉडी का बेटा वेंट्रल साइड होता है, और ये डॉर्सल साइड होता है। पीछे वाला डॉर्सल, आगे वाला वेंट्रल। तो ट्रैकिया का जो वेंट्रल साइड है बेटा, यहां पर उसके ऊपर पाए जाते हैं सी शेप की कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स। कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स से तुम लोग को दिमाग में स्ट्रक्चर आएगा
कुछ इस तरीके का। ये देखो मैम, ये क्या है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग है, लेकिन मैंने क्या बोला, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। रिंग्स का शेप क्या होगा, सी जैसा। सी जैसा बोले तो लाइक दिस। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो इनकम्प्लीट हो गई। आपने बोला ट्रेकिया के वेंट्रल साइड पर क्या होता है, सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ठीक है, पर ये रिंग्स तो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इनका शेप कैसा है, सी शेप। एग्जैक्टली, ये रिंग्स इनकम्प्लीट ही होती हैं। तो पहले तो तुम ये देखो कि ये जो ट्रेकिया के ऊपर ये जो कार्टिलेज की जो रिंग्स हैं, ये होती क्यों हैं। मैंने क्या बोला, ट्रेकिया क्या है, एक मस्कुलर वॉल है, मतलब ट्रेकिया मस्कुलर वॉल नहीं, सॉरी, ट्रेकिया क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। उसकी जो वॉल्स है बेटा वो किसकी बनी हुई है, मसल्स की तो बनी हुई है। आगे जाकर के अपकमिंग सेशन में जब हम बात करेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस की, कि किस तरीके से हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो वहां पर आप प्रेशर का खेल देखोगे। कभी थोरैसिक कैविटी में प्रेशर कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वहां पर आप प्रेशर का खेल देखोगे। तो ब्रीदिंग में प्रेशर का खेल होता है, और उस खेल के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैकिया की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो आपस में आकर के कभी ऐसे चिपक जाए, कोलैप्स हो जाए। जैसे कि आपके घर में एक पानी का पाइप होता है ना, प्लास्टिक वाला, कभी कभी नहीं, उस पानी के पाइप की जो दीवारें होती हैं वो कभी कभी आपस में से चिपक सी जाती हैं। तो जब वो दीवारें चिपकती हैं पाइप की, तो पानी आगे नहीं बढ़ पाता। फिर अपन क्या करते हैं, उसको जाकर के ऐसे थोड़ा सा ऐसे दबाते हैं ताकि वो दीवार जो है ना पाइप की दूर दूर हो जाए, और जहाँ वो दूर हुई ब्लॉकेज हटा और पानी आगे बहने लग जाता है। ठीक वैसे ही, क्योंकि जब अपन ब्रीदिंग की बात करते हैं तो अंदर प्रेशर का खेल होता है, तो उस प्रेशर के चलते कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेकिया की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो आपस में आकर के ऐसे चिपक जाए, कोलैप्स हो जाए। आप बोलोगे कि मैम चलो हो भी गई अगर मस्कुलर वॉल्स कोलैप्स या अगर ऐसे चिपक भी गए तो क्या होगा। अरे बेटा, अगर मस्कुलर वॉल्स कोलैप्स हो गई, चिपक गई, तो क्या होगा, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा ना एयर अंदर आ पाएगी ना बाहर निकल पाएगी, तो इंसान सफोकेशन से मर सकता है। पानी का पाइप अगर चिपक जाए उसकी दीवारें, तो पानी आगे बढ़ पाता है क्या, नहीं। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो सकती है किसी इंसान के साथ, कि अगर उस किसी बंदे के ट्रेकिया की जो मस्कुलर वॉल्स हैं कभी वो आपस में कोलैप्स हो गई, चिपक गई, तो फिर ना हवा अंदर पाएगी ना बाहर निकल पाएगी, तो इंसान सफोकेशन से मर सकता है। तो वैसा ना हो, इसलिए प्रकृति हर चीज़ का इंतजाम कर देती है कि भैया ट्रेकिया के ऊपर सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं। ट्रेकिया के ऊपर सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती हैं जो उसकी मस्कुलर वॉल्स को कोलैप्स होने से बचाती हैं, ठीक है, ताकि इंसान सफोकेशन से ना मरे। मतलब रिंग्स बोलेंगी कि भैया हम हैं, तो अब हम ट्रेकिया की जो मस्कुलर वॉल्स है ना उनको कोलैप्स नहीं होने देंगे, चाहे प्रेशर कितना भी अंदर कम हो रहा ज़्यादा हो रहा हो, हम मस्कुलर वॉल्स को कोलैप्स नहीं होने देंगे ताकि इंसान एटलीस्ट सफोकेशन से ना मरे। तो ये क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम मतलब ये तो बहुत काम की है, सही बात है, तो मैम इनको तो फिर पूरा होना चाहिए था ना, ये इनकम्प्लीट रिंग्स क्यों हैं, ये सी शेप की रिंग्स क्यों हैं। तो इसका रीजन है ईसोफेगस की प्रेजेंस। मैंने आपको क्या बताया था कि आगे ट्रेकिया होता है और पीछे ईसोफेगस होता है, और ईसोफेगस की मस्कुलर वॉल्स में क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं। मतलब कि कभी तो ईसोफेगस की जो मस्कुलर वॉल है वो रिलैक्स होकर के ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कभी रिलैक्स कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी रिलैक्स कभी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसे में यदि ट्रेकिया के पीछे भी क्या हो गया, वो कार्टिलेज की मतलब रिंग्स आ गई, तो फिर ईसोफेगस के पेरिस्टाल्सिस में बेटा दिक्कतें आएंगी ना। मतलब ये समझो, यहां पर मैं खड़ी हूं, मेरे पीछे मेरी फ्रेंड खड़ी है, मैं चुपचाप खड़ी रहती हूं, लेकिन मेरे पीछे जो मेरी दोस्त खड़ी है वो पूरे टाइम क्या करती है, ऐसे 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 मटकती रहती है। तो मैंने परेशान होकर के क्या करा, मैंने अपने सामने ऐसा एक बैरियर लगा लिया, लेकिन मैं ये भूल गई कि जो मेरी दोस्त है वो तो पीछे खड़ी हुई है। मैंने क्या करा, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे पीछे एक मेरी फ्रेंड है, वो पूरे टाइम क्या कर रही है, ऐसे मटक रही है। मैंने क्या करा, अपने सामने अपना एक ऐसा बैरियर बना लिया ताकि आगे वाला कोई इंसान मेरे ऊपर आकर के ना गिर जाए, ठीक है। लेकिन जो मैंने अपने अराउंड बैरियर बनाया बेटा वो इनकम्प्लीट है, सिर्फ आगे बनाया है, पीछे तो वो बैरियर है ही नहीं। अगर मैं पीछे भी बैरियर बना लेती तो क्या होता,
क्या मेरी फ्रेंड खुल के डांस कर पाती? एक रुकावट आती ना, एक अड़चन आती। लेकिन अगर पीछे कुछ नहीं है तो क्या होगा, वो मस्त तरीके से नाचेगी, कूदेगी, डांस करेगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ट्रैकिया के वेंट्रल साइड पर क्या होती है, जैसे कि सपोज ये ट्रैकिया है और ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, तो ये वेंट्रल साइड पे पाई जाएंगी, पीछे नहीं पाई जाएंगी। अगर ये पीछे हो गई तो क्या होगा, फिर ईसोफेगस की जो मस्कुलर वॉल है उसमें जो पेरिस्टालसिस है बेटा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अड़चन आएगी ना, इसीलिए सी शेप की रिंग्स होती हैं। हाँ, यही रिलेशन था जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, चलो अब ट्रैकिया से और आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया से बेटा जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ट्रैकिया खुद थोरैसिक कैविटी के लेवल पर आकर के दो और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है। मतलब कि ये हो गया देखो फेरिंग्स, ये हो गया ट्रैकिया, और थोरैसिक कैविटी के रीजन में आकर के ये ट्रैकिया दो और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर गया। और इन ट्यूब्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। प्लूरल होता है ब्रोंकाई, सिंगुलर होता है ब्रोंकस। मतलब ये एक ट्यूब को अपन बोलेंगे ब्रोंकस, इसको भी बोलेंगे ब्रोंकस। प्लूरल दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, ओके। सो अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम ट्रैकिया आगे जाकर के आपने कहा कि थोरैसिक कैविटी के रीजन में आकर के ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है। मैम ये थोरैसिक कैविटी क्या चीज़ है? तो सुनो, हमारी जो बॉडी है बेटा लाइक दिस, ठीक है, ये अंदर से खोखली है, अंदर क्या है, कैविटी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। और इसी बॉडी कैविटी में अपने सारे ऑर्गन्स पड़े रहते हैं। ठीक है, तो अपनी बॉडी अंदर से खोखली, अंदर एक कैविटी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में यहाँ इधर पर एक मस्कुलर पार्टीशन पाया जाता है, मसल्स का बना हुआ एक पार्टीशन पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डायफ्राग्म। क्या बोलते हैं, डायफ्राग्म। ठीक है, और इसका पता है शेप कैसा होता है, डोम शेप। डोम शेप्ड, डोम का मतलब वो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मकबरा, मतलब डोम शेप ऐसा होता है, ऐसे उभरा हुआ है ना। तो ये देखो, ये पार्टीशन मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने ऐसे बनाया है, डोम शेप। ठीक है, चलो, तो बॉडी कैविटी हो गई, बीच में क्या है, मसल्स का बना एक पार्टीशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राग्म, और इसका शेप कैसा है, ऐसा डोम जैसा है। ठीक है, ये पार्टीशन क्या करता है, नाम से समझ में आ रहा है, बॉडी कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नीचे वाली कैविटी को अपन बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और ऊपर वाली को अपन बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अपनी पूरी आंतें होती हैं, लिवर होता है, स्टमक वगैरह होता है। थोरैसिक कैविटी में अपने दोनों लंग्स होते हैं, और हार्ट भी यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाए जाएंगे आपके दोनों फेफड़े, और इनके बीच में यहाँ पाया जाएगा आपका हार्ट। ठीक है, तो सपोज यहाँ से आ रहा है क्या, ट्रैकिया, यहाँ से आ रहा है ट्रैकिया, ये मतलब यहाँ पर फेरिंग्स था, फेरिंग से आगे कंटिन्यू हुआ क्या, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जैसे ही ये थोरैसिक कैविटी के रीजन में आता है, ये आकर के दो ऐसी ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई। अब हर एक ब्रोंकस पता है क्या होने वाला है, एक एक लंग में एंटर करने वाला है। भाई ट्रैकिया आकर के थोरैसिक कैविटी के रीजन में क्या हुआ, वो डिवाइड कर गया दो ब्रोंकाई में। अब हर एक ब्रोंकस क्या करेगा, देखो कुछ इस तरीके से एक एक लंग में घुस जाएगा, लाइक दिस। ये एक ब्रोंकस घुसा एक लंग में, दूसरा घुसा दूसरे लंग में। ठीक है, अब देखो, जो एक ब्रोंकस की कहानी है बच्चों, वही कहानी दूसरे ब्रोंकस की भी होगी। सपोज ये आपका लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, तो लेफ्ट लंग में जो ब्रोंकस घुसा उसको अपन ने बोला लेफ्ट ब्रोंकस, जो राइट लंग में घुसा उसको अपन ने बोला राइट ब्रोंकस। तो जो कहानी राइट ब्रोंकस की, वही कहानी बच्चों लेफ्ट ब्रोंकस की भी होगी। ठीक है, ये मत समझना कि मैम आपने तो एक एक बताया है,
दूसरे को पता ही नहीं, अरे जो इसकी कहानी वही कहानी इसकी भी है, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, राइट ब्रोंकस जैसे ही लंग के आया, अंदर आया, राइट लंग के अंदर आया, ये फर्दर और पतली पतली ट्यूब में डिवाइड कर गया। बेटा जितनी भी ट्यूब्स अभी आपके सामने आएंगी ना, वो सब कैसी होंगी, मस्कुलर ट्यूब्स ही होंगी, ठीक है ना। तो राइट ब्रोंकस क्या होता है, अंदर आकर के, लंग के अंदर आकर के फर्दर और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से ये और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई जो है, मतलब ये जो ब्रोंकस है ये अंदर आया, लंग के अंदर, अंदर आकर के और पतली पतली ट्यूब में डिवाइड कर गया, जिनको अपन ने क्या बोला, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई और अपने आप को फर्दर पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करेंगे, और अपने आप को पतली पतली ट्यूब्स में ऐसे डिवाइड करेंगे, जिनको अपन बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई अपने आप को और भी ज्यादा पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर देंगे, जिनको अपन क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई, ये टर्शरी ब्रोंकाई भी अपने आप को और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर देंगे। बेटा ये जो मेरा काम है ना, ये थोड़ा सा लंग के बाहर निकल आया है, पर तुम्हें ये समझना होगा कि सब कुछ लंग्स के अंदर ही चल रहा है ना। बाहर वो ड्रॉ करते करते मैं आ गई, लेकिन सब कुछ कहाँ चल रहा है, लंग्स के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो टर्शरी ब्रोंकाई बने हैं बेटा, ये अपने आप को और भी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे, और भी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। मतलब आप देखो ना, पेड़ की शाखाएं जैसे नहीं होती है कि पेड़ का एक मोटा सा ट्रंक, उसकी ब्रांचेस निकली, ब्रांचेस से और पतली ब्रांचेस निकली, उन पतली ब्रांचेस से और पतली ब्रांचेस निकली। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही तो हो रहा है कि ये ब्रोंकस आया, फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, जिनको अपन ने बोला प्राइमरी ब्रोंकाई, ये और डिवाइड हुए ब्रांचेस में, इनको अपन ने क्या बोला, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई और डिवाइड हुए, क्या बन गए, हाँ प्राइमरी ब्रोंकाई बने, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बने, सेकेंडरी ब्रोंकाई और डिवाइड हुए, टर्शरी ब्रोंकाई बने। टर्शरी ब्रोंकाई अपने आप को और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करते थे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। फिर ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं बेटा, हर एक ब्रोंकियोल, प्लूरल होता है ब्रोंकियोल, सिंगुलर होता है ब्रोंकियोल, हर एक ब्रोंकियोल अपने आप को और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और अल्टीमेटली यहां पर क्या बन जाएंगे बताए, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल का मतलब ही क्या होता है, टर्मिनल का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुए सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हुए टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड हुए ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स और डिवाइड हुए पतली पतली ट्यूब्स में, और अल्टीमेटली क्या बन गए, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो देखो ये सब क्या है बच्चों, ये सब है आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल, ये सब क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। सो आई होप कि आपको ये पूरा ट्री बेटा समझ में आ रहा होगा। ट्रैकिया जैसे ही थोरैसिक कैविटी के रीजन में आया, अपने आप को वो डिवाइड कर देता है दो ट्यूब्स में, जिनको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई। हर एक ब्रोंकस एक एक लंग में जाकर के घुस जाता है, लेफ्ट वाला जाएगा लेफ्ट लंग में, राइट वाला जाएगा राइट लंग में। जो एक ब्रोंकस की कहानी, वही कहानी बेटा दूसरे ब्रोंकस की भी होगी, ठीक है। जैसे कि सपोज ये जो राइट ब्रोंकस है, ये कहाँ आ गया, राइट लंग में आ गया। राइट लंग में आने के बाद क्या हुआ, ये अपने आप को और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर देता है, जिनको अपन बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई अपने आप को और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई अपने आप को और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करेंगे, जिनको अपन क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई अपने आप को और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड करेंगे, जिनको अपन बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स भी अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे, करते रहेंगे, अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अब देखो यहां पर हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल, हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पर कुछ पतली पतली सी ट्यूब्स अटैच्ड होती हैं। हर एक, जैसे कि सपोज ये क्या है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है, इसके एंड पर पतली पतली सी ट्यूब्स लगी होती हैं। ये देख रही है पतली पतली सी ट्यूब्स, और ये, या ट्यूब बोलो, डक्ट बोल लो, डक्ट बोलो, डक्ट, ठीक है।
हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पर कुछ डक्ट्स जुड़ी रहती हैं और हर एक डक्ट के एंड पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है या प्रेजेंट होता है। और इन्हीं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एल्वियोलाई। सिंगुलर होता है एल्वियोलस, ये है एल्वियोलस, इतने सारे हैं एल्वियोलाई। तो हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड पर ये छोटी छोटी सी डक्ट्स पाई जाती हैं और हर एक डक्ट के एंड पर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं एल्वियोलस। तो इन छोटी छोटी डक्ट्स को भी अपन क्या बोल देते हैं? इन छोटी छोटी डक्ट्स को भी अपन बोल देते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मतलब एल्वियोलाई तो दिए हुए हैं लेकिन एल्वियोलर डक्ट्स की बात नहीं करी गई है। एडिशनल पॉइंट है, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई से बने सेकेंडरी, सेकेंडरी से बने टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई से बने ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स और डिवाइड हुए, क्या बने? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल के एंड पर बहुत ही पतली पतली सी डक्ट्स पाई जाती हैं और हर एक डक्ट के एंड पर पाया जाता है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलेंगे एल्वियोलस। तो बहुत सारे एल्वियोलाई बेटा पाए जाते हैं हमारी दोनों ही लंग्स में और इन डक्ट्स को अपन क्या बोलेंगे? एल्वियोलर डक्ट्स। अच्छा, इनको, ये जो एल्वियोलाई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों बोल रहे हैं? कभी बलून की आपने दीवार देखी है? कितनी पतली सी होती है। तो ये जो बेटा एल्वियोलाई होता है ना, इनकी दीवार भी बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। कितनी पतली होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। याद करो 9th में जब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर टिश्यूज की, तो वहाँ पर अपन स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं ना एनिमल टिश्यू में। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स कैसे होते हैं? ऐसे फ्लैट चपटे चपटे से होते हैं, एक सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं। तो बस एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं बेटा, वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं या स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। बस पतले पतले से चपटे चपटे से फ्लैट सेल्स होते हैं जो एक ही लेयर में अरेंज्ड होते हैं। सोचो इतनी पतली दीवार होती है एल्वियोलाई की। आप बोलोगे कि मैम इतनी पतली दीवार होने का क्या मतलब है? मतलब है एक्चुअली होता क्या है, ये जो एल्वियोलाई होते हैं ना बेटा, इनका बहुत ही एक रिच नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज के साथ। देखो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, आ जाओ भैया, ये देखो, ये देख रहे हैं? ये क्या है? ये जो आपको गुच्छे गुच्छे दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है? ये एल्वियोलाई के ही क्लस्टर्स हैं, ठीक है। और देखो जितने भी ये एल्वियोलाई हैं, हर एक एल्वियोलस के पास, ये देखो ये क्या है? ये एक एल्वियोलस है, दिख रहा है एल्वियोलस, और इसके पास कितना एक रिच नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। आप बोलोगे कि मैम हर एल्वियोलस के पास ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क क्यों होता है? क्योंकि बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? हम पूरा एयर का पैसेज पढ़ रहे थे ना। नेजल पैसेज से कहाँ जाएगी? एयर फेरिंग में, फेरिंग से कहाँ जाएगी? ट्रेकिया में, ट्रेकिया से कहाँ जाएगी? प्राइमरी ब्रोंकस में, ब्रोंकस से प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी में, टर्शरी से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से हवा कहाँ जाएगी? एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट्स के थ्रू हवा अल्टीमेटली कहाँ जाएगी बेटा? एल्वियोलाई में आ जाएगी ना। अब ये जो हवा पहुंची है, ये जो हवा पहुंची है एल्वियोलाई में, उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है? हमारे बॉडी के हर एक सेल तक। तो समस्या ये है कि एल्वियोलस में, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ तो गई है, लेकिन बॉडी सेल तक पहुंचेगी कैसे? तो ब्लड बोलेगा कि अरे मैं तो जा ही रहा हूँ बॉडी सेल्स के पास, मुझे दे दो ऑक्सीजन, मैं उसको पहुंचा दूंगा बॉडी सेल्स के पास। लेकिन एक दिक्कत है कि एल्वियोलाई से या एल्वियोलस से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड स्ट्रीम में आएगी कैसे? तो इसीलिए हर एक एल्वियोलस क्या करता है? अपने आसपास ब्लड कैपिलरीज का एक बढ़िया सा नेटवर्क प्रिपेयर कर लेता है। हर एक एल्वियोलस अपने आसपास ब्लड कैपिलरीज का एक बढ़िया सा नेटवर्क प्रिपेयर कर लेता है। बेटा ब्लड वेसल्स मत बोलना कृपा के लिए, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? बहुत ही पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनकी जो दीवार होती है ना वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, इतनी पतली होती है, ठीक है। तो हर एक एल्वियोलस अपने पास ब्लड कैपिलरीज का एक बढ़िया सा नेटवर्क तैयार कर लेता है, और उस नेटवर्क से क्या होता है कि एल्वियोलस के अंदर जो ऑक्सीजन है
वो डिफ्यूज करके एल्वियोलस से बाहर निकलेगी और ब्लड कैपिलरी की जो पतली सी दीवार है उसको क्रॉस करके ब्लड में आ जाएगी, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी। तो ये पूरा आप बोल सकते हो कि एक लिंक है कि एल्वियोलस के अंदर जो ऑक्सीजन है, एयर आई एल्वियोलस में उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। अब वो ऑक्सीजन एल्वियोलस से बाहर निकलेगी, कैसे, उसकी पतली सी दीवार को क्रॉस करेगी। फिर इसके बाद में जो एल्वियोलस के अराउंड जो ये ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी की दीवार को चीरते हुए ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, कैपिलरी के अंदर ब्लड में, मतलब कि ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, वो ऑक्सीजन हर एक बॉडी सेल तक पहुंच जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बेटा डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन तो पतली होनी चाहिए ना। मैंने क्या बताया आपको, कैपिलरी की जो दीवार होती है वो बहुत पतली होती है, एल्वियोलाई की दीवार खुद बहुत पतली होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। इतनी पतली पतली दीवार क्यों चाहिए है, क्योंकि ऑक्सीजन को डिफ्यूज होकर के पहुंचना है एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में। और डिफ्यूजन तभी पॉसिबल होगा ना जब पर्दा पतला होगा। मान लो कि अगर एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज की दीवार इतनी मोटी मोटी हो जाए तो ऑक्सीजन बोलेगी कि अरे मैं कैसे क्रॉस करूं, इतनी मोटी मोटी दीवारें मैं कैसे क्रॉस कर पाऊंगी। तो जितनी पतली हो सके उतनी पतली दीवारें रखी जाती हैं, समझे। ओके, तो ये पूरी कहानी हो गई बेटा किसकी, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या पैसेज की। शुरुआत कहाँ से हुई थी, नोस्ट्रल से, और ख़त्म कहाँ हुए, जाकर के एल्वियोलाई पर। ठीक है, अब ज़रा हम अपने फेफड़ों की बात कर लेते हैं, लंग्स की बात कर लेते हैं। लंग्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लो कि हाँ भैया हमारे पास दो लंग्स होते हैं, एक पेयर होता है लंग्स का। ठीक है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। लेफ्ट लंग जो है बेटा, लेफ्ट लंग जो है वो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा और लेफ्ट लंग जो है, ये देखो इसमें आपको और समझ में आएगा। लेफ्ट लंग जो है ये पतला है और लंबा है। ठीक है, और जो राइट वाला है ये छोटा मोटा है। ये छोटा मोटा पता है क्यों है, क्योंकि राइट साइड में ही हमारे एब्डोमेन में, ये तो कहाँ है, थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स है ना, ये यहाँ तक थोरेसिक कैविटी है, फिर डोम शेप का वो डायफ्राग्म है और उसके नीचे क्या एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में क्या होता है, हमारा यहाँ पर बच्चों लिवर होता है, लिवर, ये लिवर होता है। तो लिवर बोलता है कि भैया थोड़ी सी मुझे जगह दो। तो लिवर को जगह देने के लिए जो लेफ्ट वाला लंग है, लिवर को जगह देने के लिए जो राइट वाला लंग है वो थोड़ा सा जो है ऐसे ऊपर की तरफ आ जाता है। अब बहुत ऊपर तो नहीं जा सकता, इसलिए वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है और छोटा और मोटा दिखने लग जाता है। ठीक है, वहीं जो लेफ्ट वाला लंग है वो अच्छा लंबा और पतला रहता है। एडिशनल पॉइंट है, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स, ये देखो लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, ये देखो एक ये और एक ये। एडिशनल पॉइंट है, याद रख सको तो रख लेना। ठीक है, रेडिश पिंकिश कलर के होते हैं अपने दोनों ही लंग्स, काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, डायफ्राग्म के बिल्कुल जस्ट ऊपर। ठीक है, दे आर लोकेटेड जस्ट बिहाइंड एंड टू द ईदर साइड ऑफ द हार्ट, दे एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द कॉलर बोन, यहाँ पर कॉलर बोन होती है अपनी, टू द डायफ्राग्म, द मस्कुलर वॉल बिटवीन द चेस्ट कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। अच्छा, एक और चीज देख लो यहाँ पे, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स विच प्रोवाइड्स द सर्फेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ईच इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ लंग्स, और इन लंग्स का शेप कैसा होता है, रफली कोनिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीच में आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है लंग्स के बीच में, बेटा ये अपना हार्ट है। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि दोनों लंग्स के बीच में क्या पाया जाता है, अपना हार्ट पाया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट अपना जो हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे टिल्टेड रहता है, ऐसे झुका हुआ सा रहता है लेफ्ट साइड में। इतना झुकता है कि जो अपना हार्ट है ना, ये देखो लेफ्ट लंग के अंदर ही घुस जाता है। इसको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज ये अपना लेफ्ट वाला लंग है, ठीक है, और ये राइट वाला लंग है। अब हार्ट यहाँ है, ठीक है, हार्ट जो है कुछ इस तरीके से है ये, तो ये लेफ्ट साइड थोड़ा सा
टिल्टेड रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ सा रहता है, इतना झुकता है कि ये अल्टीमेटली क्या करता है, थोड़ा सा लेफ्ट लंग के तरफ ही घुस जाता है, लेफ्ट लंग में घुस जाता है। अब ये मत समझना कि मैम लेफ्ट लंग में हार्ट घुसा हुआ है। जैसे कि सपोज ये एक बेड है, ये एक बेड है, बेड के इस हिस्से में एक बहन या एक भाई सोता है और दूसरे हिस्से में उसका जो भी है भाई बहन सोता है ना, मतलब दो भाई हैं जो एक बेड जो है वो शेयर करते हैं। अब जो ये वाला भाई है ये आराम से चुपचाप सो जाता है, जो ये वाला भाई है, कुछ लोग नहीं बिल्कुल ऐसे घूम घूम करके जो पूरे बिस्तर पे लोट लगाते हैं सोते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही क्या करेगा, ये अपने हिस्से को छोड़ करके अपने भाई के साइड में चला जाएगा। अब अपने भाई के साइड में गया है तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो इसका भाई है ना, ये क्या करेगा, थोड़ी सी अपने बेड के साइड में थोड़ी सी जगह बना लेगा इसके लिए, क्योंकि इसको इसके अंदर पता है कि तो घूम के सोएगा, ये घुसेगा आकर के, ये क्या करेगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा ताकि इसका भाई आकर के सो जाए। अब ये इसमें घुस रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भाई अपने भाई की बॉडी में ही जाकर के धंस जाएगा, नहीं, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड टिल्टेड है, इतना टिल्टेड है कि जो अपना हार्ट है वो लेफ्ट लंग के अंदर ही घुस जाता है। तो लिटरली अंदर घुसने का मतलब ये नहीं कि लंग्स के अंदर जो ना हार्ट घुसा हुआ है, नहीं, ये देखो ये इतना मतलब अंदर आने की कोशिश करता है कि जो लेफ्ट लंग है वो परेशान होकर के अपने अंदर एक कैविटी टाइप की बना लेता है कि लो भैया तुम आ ही रहे हो तो तुम यहाँ पर आकर के घुस जाओ। जैसे कि ये वाला भाई ऐसे जगह बना देता है अपने भाई को सुलाने के लिए, वैसे ही जो लेफ्ट लंग है वो भी क्या करता है, हार्ट को आ ही रहा है वो घुसने के लिए, तो उसके लिए वो अपने अंदर थोड़ी सी ऐसे जगह बना लेता है, ऐसे कैविटी टाइप बना लेता है, और इसी को अपन बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। ठीक है, चलो, लेफ्ट लंग हैज कार्डियक नॉच टू अकोमोडेट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक, the right lung is somewhat broader than the left lung because it has 3 lobes or sections, whereas left lung के पास केवल 2 ही हैं। lungs are surrounded by, अच्छा, lungs के ऊपर बेटा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, lungs के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं, प्ल्यूरा। प्ल्यूरा 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, दोनों के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रख लेना। बोथ द लेयर्स, अच्छा लंग हाँ प्लूरा से कवर्ड होता है, वो दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच में जो है ना एक स्पेस होती है जिसमें कि भरा होता है क्या, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, अब क्योंकि लंग्स बहुत सेंसिटिव है तो ऑब्वियसली इनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम होना चाहिए। तो क्या इंतजाम होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं दोनों, उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग तो है ही, प्लूरा है ही, लेकिन उसके अलावा रिब केज से हमारे जो लंग्स हैं वो अच्छे से आप बोल सकते हो कि कवर्ड रहते हैं। अब ये रिब केज कैसे बनता है, जो हमारी पसलियां होती हैं, अंग्रेजी में इनको अपन रिब्स बोलते हैं, ये दिख रही है, ये रिब्स, ये रिब्स, ये बनाती हैं रिब केज। कैसे, तो बेटा यहां पर आगे एक ऐसी फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है, दिख रही है ये फ्लैट बोन, इसको अपन बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम, या आप इसको ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हो। इससे आगे की तरफ रिब्स जुड़ी रहती हैं, दिख रहा है, ये देखो किस तरीके से जो रिब्स हैं ये इस स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, वहीं पीछे की तरफ बॉडी के डॉर्सल साइड में ये रिब्स जुड़ती हैं हमारी वर्टेब्रल कॉलम से। पीछे क्या होती है, वो होती ना वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी से वर्टेब्रल कॉलम से ये रिब्स जाकर के पीछे की तरफ जुड़ जाती हैं। मतलब आगे की तरफ ये पसलियां, ये रिब्स जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से और पीछे जुड़ी हुई हैं वर्टेब्रल कॉलम से। तो अल्टीमेटली क्या बनता है, एक केज, एक जाल जैसा बन जाता है रिब्स का, जिसको अपन बोलते हैं रिब केज। और उसी रिब केज के अंदर अपने लंग्स और अपना हार्ट पाया जाएगा फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से हम रीड कर लेते हैं, बाकी पर तो अपन ने सब कुछ लिया ही है। आ जाओ, कहाँ थे हम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद अ पेयर ऑफ नोस्ट्रल्स ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल लेयर्स situated at the lower end of the nose. The air enters through the nostrils
नोस्ट्रल्स ओपन इनटू द टू कैविटीज, जिनको अपन क्या बोलेंगे, नेजल कैविटीज. द नेजल कैविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ नेजल सेप्टम, जो कि इसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है. नेजल कैविटीज या नेजल पैसेज एट द बेस रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द पैलेट. ठीक है. फिर उसके बाद में द नेजल कैविटीज में क्या होते हैं, नेजल हेयर होते हैं इन द लोअर पार्ट, लोअर फ्रंट रीजन. नेजल हेयर क्या करते हैं, नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट, पोलन, एलर्जेंस एक्सेट्रा इनटू आवर लंग्स. जो लाइनिंग होती है नेजल कैविटीज की, वहाँ पर सीलिएटेड स्यूडोसेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, जिसमें कि सीलिया होता है और गोबलेट सेल्स होते हैं, मतलब वही म्यूकस सेक्रेट करने वाले, है ना. आप तो बस इतना ध्यान रख लो कि हाँ भाई नेजल कैविटीज या नेजल पैसेज की जो लाइनिंग है वहाँ पर पाए जाते हैं नेजल हेयर और म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं, म्यूकस निकालते हैं. म्यूकस और नेजल हेयर दोनों का काम क्या होता है, जो भी गंदगी है इनहेल्ड एयर में उसको क्लीन करना. ठीक है. चलो, mucus provides a physical barrier to the invasion of infectious microorganisms and allergic particles by trapping dust particles, pollen grains and allergens. So nasal cavities filter and warm the air to make it moist before it goes into the lungs. तो जो nasal passage है उसमें जो अपन एयर इनहेल करते हैं वो साफ भी होती है, moist भी होती है और warm भी हो जाती है. ठीक है. Next, pharynx. It is a common passage for both एयर एंड फूड. आप चाहो तो ये वाला पॉइंट हटा देना. ठीक है. फेरिंग्स आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब में, जिसको अपन बोलते हैं विंड पाइप एंड फूड पाइप. ट्रैकिया, जिसको अपन बोलते हैं विंड पाइप, ये एक ट्यूबुलर पैसेज है फॉर एयर. इट इज अ एयरवे दैट लीड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू ब्रोंकाई. द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस, जिसके ऊपर एक लीफ लाइक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप प्रेजेंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस. इट कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing so as to prevent the entry of food into the trachea. एट द एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रैकिया, या उसके अपर पार्ट में क्या होता है, लैरिंग्स, जिसको अपन बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जिसमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स. ये वोकल कॉर्ड्स फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ लैरिंग्स, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. साउंड इज देन ऑल्टर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू स्पीच विद द हेल्प ऑफ आवर बकल कैविटी, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड लिप्स. बिफोर प्यूबर्टी लैरिंग्स इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है और सिमिलर होता है दोनों ही सेक्सेस में, मतलब लड़कों लड़कियों में दोनों में. लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, लड़कों में जो लैरिंग्स है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसके कारण जो उनकी आवाज़ है वो थोड़ी सी डीप बन जाती है कि हेलो मैम कैसी हो, लाइक दैट. बट फीमेल्स में ये जो लैरिंग्स है वो पतले रहते हैं, इसलिए फीमेल्स की जो आवाज़ है प्यूबर्टी में भी क्या रहती है, पतली रहती है. ट्रैकिया इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम एंड इन फ्रंट ऑफ द esophagus. Trachea has C-shaped cartilaginous rings on its ventral side. These rings prevent the trachea from getting collapsed during the forceful exhalation. These are incomplete rings as on the dorsal side of the trachea is devoid of rings. क्यों? क्योंकि पीछे क्या होता है esophagus, तो अगर rings पीछे आ जाएंगे तो फिर peristalsis में दिक्कत होगी. The trachea is internally lined by, ये तो छोड़ दो, ओके ये सभी छोड़ो. ये देखो सी शेप की आपको रिंग्स दिख रही होंगी कार्टिलेज की बनी हुई, है ना. ये देखो ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस की साइड में देखो ये रिंग्स नहीं है. ठीक है. इन द मिड थोरेसिक रीजन ऑफ द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू मेजर ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस. वन मेजर ब्रोंकस जो है एंटर करती है लंग में एंड द अदर enters the left lung. Within the lungs major जो bronchi है further divide into secondary bronchi, tertiary bronchi. bronchioles में ultimately क्या होता है, terminal bronchioles जो हैं वो आ जाते हैं. These in turn divide into even more narrower terminal bronchioles. Each bronchiole divides into alveolar ducts which enter the alveolar sac. The alveolar sac are also called alveoli. Each alveolus क्या है बेटा, cup shaped होता है. ठीक है. It is the alveoli that receive the oxygen and pass it on to the blood. The alveoli are surrounded by tiny blood vessels called capillaries. The walls of the alveoli are made up of simple squamous epithelium. Capillaries भी किसकी बनी होती है उसकी दीवार, simple squamous epithelium की, ताकि जो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन है वो थोड़ा सा आसान पड़ जाए. This enables the gaseous exchange between the alveoli and blood occurs in the lungs. The capillaries then connect to the larger blood vessels called veins, which bring the oxygen-rich blood from lungs to the heart. लंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज अपन ने अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है. अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में. अगले सेशन में हम बात करेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर कि हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है, हम इनहेल कैसे करते हैं, एक्सहेल कैसे करते हैं.
मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।